नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी। मित्रों, किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसके वर्णों की पहचान करना एवं उनके बोलने का सही तरीका ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण की परिभाषा से। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हिंदी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों के लिए होता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, इ, ई। ये सभी व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायता करते हैं, जैसे क जमा अ मिलकर बनेगा क। स्वरों के उच्चारण के समय श्वास बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जैसे अ। आप स्वयं बोलकर देख लीजिए। जबकि च व्यंजन बोलते समय श्वास दांतों से टकराकर तब बाहर आएगा। स्वरों की एक और खास बात है, वो ये है कि जब ये व्यंजनों से मिलते हैं तो ये मात्रा का रूप ले लेते हैं, जैसे क जमा ई मिलकर बनेगा की। मित्रों, हिंदी वर्णमाला में हमारे पास कुल 11 स्वर हैं। उनके उदाहरण हैं अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। आइए अब हम स्वरों के प्रकार जान लेते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के 3 प्रकार हैं। पहला ह्रस्व स्वर। इसमें कुल 4 वर्ण हैं, अ, इ, उ, रि। दूसरा दीर्घ स्वर। इसमें कुल 7 वर्ण हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा अयोगवाह। इनकी संख्या कुल 2 है। इनके उदाहरण हैं अंग, अहा। अब आइए हम स्वरों के तीनों प्रकार को विस्तार से समझें। पहला ह्रस्व स्वर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इनकी संख्या 4 है और ह्रस्व स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, रि। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहा जाता है। इसमें विशेषकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रि का प्रयोग केवल संस्कृत या तत्सम शब्दों में ही होता है। हमारा अगला स्वरों का प्रकार है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उदाहरण हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसी क्रम में स्वरों का तीसरा प्रकार है अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ध्वनियां हैं ही नहीं। ये न स्वर है न व्यंजन।
स्वर एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति होने के कारण ही इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद का स्थान दिया गया है। इनका उच्चारण भी व्यंजनों की भांति स्वर की सहायता से ही होता है, अर्थात अयोगवाह के उच्चारण से पहले स्वर लिखा जाता है। आगे अयोगवाह दो प्रकार के हैं, पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अब आइए अनुस्वार को समझते हैं। अनुस्वार की बिंदी लिखने से पहले हमें अ लिखना पड़ता है, जैसे अंग। इसका उदाहरण है अंदर, कंगन। अब आइए विसर्ग को समझते हैं। विसर्ग की दो बिंदियां लगाने से पहले हमें अ लिखना पड़ेगा, जैसे अहा। विसर्ग के उदाहरण है अतः, प्रातः। स्वरों के बाद हम आपको ले चलते हैं व्यंजनों की ओर। आइए इनकी परिभाषा को समझते हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। आप स्वयं इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। इनका उच्चारण सदा स्वर की सहायता से ही होता है, जैसे कै जमा अ। जब ये दोनों मिलते हैं तब आपका क बनता है। उच्चारण में सुविधा रहे, इसके लिए सभी व्यंजनों में अ मिला दिया जाता है। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला रहता, तब उनका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे ध, गे। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है, क से ह तक, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। इस स्लाइड में हमने च, त्र, ज्ञ को शामिल नहीं किया है। इन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। व्यंजनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब आइए स्पर्श व्यंजन को विस्तार से समझें। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुख का कोई एक अवयव, जैसे जिह्वा, दांत, होठ, तालु, मुख के ही दूसरे अवयव को स्पर्श करता है तथा वायु को रोक कर निकलने देता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी संख्या कुल 25 है। आइए इनके 5 वर्ग को पढ़ते हैं। पहला वर्ग क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा वर्ग च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। तीसरा वर्ग ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग त वर्ग, त, थ, द, थ, न। पांचवा वर्ग प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब हम इन स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। पहला वर्ग क वर्ग, जिन्हें कंठ ध्वनियां भी कहते हैं। इन स्वरों की ध्वनि कंठ से आती है, अर्थात इनके उच्चारण के समय स्वर कंठ से निकलता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। आप इन्हें स्वयं बोलकर भी देख सकते हैं। अगला वर्ग है च वर्ग, जिन्हें तालव्य ध्वनियां भी कहते हैं। इनकी ध्वनि जिह्वा द्वारा तालु को छूने से आती है।
तालु अर्थात मुख का ऊपरी हिस्सा, जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इनके उदाहरण हैं च, छ, ज, झ, य। आप इन्हें स्वयं बोलकर भी देखिए। अगला वर्ग ट वर्ग, जिन्हें मूर्धन्य ध्वनियां भी कहते हैं। इसमें ध्वनि मूर्धा को छूने से आती है, अर्थात जीभ का तालु को पलटकर छूना। इनके उदाहरण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। अगला वर्ग त वर्ग, जिन्हें दंत्य ध्वनियां भी कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि जीभ के आगे के हिस्से से दांतों को छूने से आती है, जैसे त, थ, द, ध, न। स्पर्श व्यंजन में हमारा पांचवा तथा आखिरी वर्ग है प वर्ग। इन्हें हम ओष्ठ ध्वनियां भी कहते हैं। इन वर्ग के उच्चारणों के लिए ध्वनि दोनों होठों को टकराकर या स्पर्श करने से निकलती है, जैसे प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजन के बाद अगला प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थानों अर्थात मुख के अवयवों के अत्यंत निकट होती है। उदाहरण है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के बाद अगला लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई और धीरे धीरे बाहर निकलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऊष्म व्यंजन के उच्चारण करते समय निकलने वाली श्वास अन्य व्यंजनों के उच्चारण के समय निकलने वाली श्वास की अपेक्षा अधिक गर्म होती है और इसी कारण से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा आपने? यकीन नहीं होता? तो आइए इनके उदाहरणों को स्वयं मेरे साथ बोल कर देखिए। श, श, स, ह। आज की वीडियो का हमारा आखिरी विषय है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 स्वरों के अलग हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। ये हिंदी भाषा में 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं क्ष, यह मिलकर बना है क जमा श जमा अ, क्ष। दूसरा है त्र, जो मिलकर बना है त जमा रे जमा अ। तीसरा ज्ञ, जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी संधि पूछी जाती है, जो मिलकर बना है जय जमा य जमा अ। चौथा श्र, जो मिलकर बना है श जमा रे जमा अ। तो मित्रों, आशा है आज की हमारी इस वीडियो से आपको वर्ण विचार अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आप हमें टिप्पणी बक्से अर्थात कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं तथा विषय से संबंधित आगामी वीडियो के लिए, आगामी पाठ्यक्रम के लिए इस वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा घंटी का निशान आने पर ऑल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।